कि अंडा अचानक टूट गया और उसमें से एक छोटा सा पक्षी निकला और लिटिल लिरिकल की लीडर के पास जाकर बड़े प्यार से बर्ताव करने लगा। उस वक्त कियोका ने बताया कि उसे शुरू से ही पता था कि वो लोग नाटक कर रहे थे और उसने उन सबका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने सिर्फ उनकी मदद करने के लिए इतना सब कुछ किया। उसने ये वादा भी किया कि वो मिमी और मिसोगी को कुछ नहीं बताएगी और उसने किडनैप होने का नाटक करने के लिए हीरो को भी शुक्रिया कहा, भले ही सच तो ये था कि वो सच में किडनैप हो गया था। अगले दिन गुरमे गिल्ड वापस चावल उगाने के काम में लग गया। कैरल चिढ़ी हुई थी क्योंकि उन्हें अभी तक उनके क्वेस्ट से कोई असली रिवॉर्ड नहीं मिला था। उसी समय लिटिल लिरिकल की लीडर के पास अब एक पालतू पक्षी था जिसका इस्तेमाल वो खेतों को कीड़ों से बचाने के लिए करते थे। कई दिनों बाद कोकूरो कुछ लॉटरी के टिकट लेकर आई और उसने उन्हें भुनाने का फैसला किया। कैरल चावल के खेतों में अपना काम खत्म करके वापस डिनर करने आई, लेकिन वो हैरान रह गई जब उसे पता चला कि कोकूरो ने पहला इनाम जीत लिया है, जो समंदर से जुड़ा बहुत सारा सामान था। उसी रात हीरो अपने कमरे में था जब कोकूरो अंदर आई और उससे उसकी राय पूछी। फिर उसने बताया कि वो जंगल में बड़ी हुई है और उसने पहले कभी स्विमसूट नहीं पहना है, इसलिए वो काफी नर्वस थी। उसने आगे कहा कि दुकान के लोगों ने उसकी बहुत तारीफ की थी, लेकिन उसे खुद पर भरोसा नहीं था और वो जानना चाहती थी कि क्या उसे भी वो अच्छा लगा। जब हीरो ने हामी भरते हुए अपना अंगूठा ऊपर किया तो उसने उसे तैरना सिखाने वाली एक किताब दी और वो दोनों एक साथ स्विमिंग के मूव्स की प्रैक्टिस करने लगे। अगले दिन पूरा ग्रुप बीच पर पहुंच गया। पेकरीन हमेशा की तरह खुश थी, जबकि कैरोल लोगों के सामने अपना हुस्न दिखाने में शर्मा रही थी। और जब पेकरीन उसे जबरदस्ती अपने साथ पानी में खींच ले गई तो उसने पानी में कदम रखा और हीरो पर पानी उछाला, जिससे समंदर के खारेपन की वजह से उसकी आंखें जलने लगीं। कुछ देर खेलने के बाद वो किनारे पर वापस आए और पेकरीन ने महसूस किया कि वो थोड़ी थकी हुई है, जो कोकूरो को बहुत अजीब लगा क्योंकि वो तो हमेशा एनर्जी से भरी रहती थी। उस वक्त पेकरीन ने बताया कि उसका वो कवच उसकी सहनशक्ति तो बढ़ाता था, लेकिन उसकी कीमत पर उसे और भी ज्यादा भूख लगने लगती थी क्योंकि इस बार उसने स्विमसूट पहना था, इसलिए वो जल्दी थक रही थी। तो कैरल ने उससे कहा कि वो ऐसे राज उनके सामने न खोले, लेकिन पेकरन ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि इसमें कोई बात नहीं है क्योंकि वो सब दोस्त हैं। उसी पल उन्होंने देखा कि सुजुम को उसके गधे के पीछे कीचड़ में घसीटा जा रहा था, इसलिए वो तुरंत उसे बचाने के लिए भागे। उसने मदद के लिए कोकूरो को शुक्रिया कहा, बाकी लोगों से अपना इंट्रोडक्शन दिया और बताया कि वो पहले भी बाजार में कोकूरो से मिल चुकी थी। फिर सुजुमी ने उन्हें बताया कि उन्होंने समंदर के पास एक नया स्नैक स्टैंड खोला है और उन्हें वहां आने के लिए इनवाइट किया। वहां वो शिजुरू से मिले और उन्होंने बहुत सारा खाना ऑर्डर किया। जब वो खा रहे थे तो कैरल ने देखा कि उनके अलावा वहां कोई और ग्राहक नहीं था। हालांकि वो समय काफी बिजी होना चाहिए था, फिर भी उन्हें यह पता लगाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि बीच पर किसी दूसरे फूड स्टैंड ने उनके सारे ग्राहकों को खींच लिया था। तो टीम ने यह पता लगाने का फैसला किया कि ऐसी क्या चीज थी जो लोगों को उस जगह खींच रही थी, और उन्हें पता चला कि वो मर्क्यूरियस फाउंडेशन का एक स्पेशल ताइयाकी स्टैंड था। थोड़ी देर बाद फाउंडेशन की हेड आइनो वहां आई और उसने बड़े घमंड से कहा कि वो लोग नौसिखिए हैं जिन्हें खाने के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसने शिजुरू को अपने नीचे काम करने का ऑफर भी दिया ताकि वो जल्दी पैसे कमा सके, लेकिन शिजुरू ने उसका ऑफर ठुकरा दिया। मिफुयू के एक साथी ने बताया कि सच तो यह है कि आइनो पेकरीन के साथ काम करना चाहती थी, लेकिन उसका घमंड उसे ये मानने से रोक रहा था। फिर भी आइनो ने अपनी एटीट्यूड वाली लेडी का रोल निभाना जारी रखा और पेकरीन से गर्मियों के खत्म होने से पहले उसकी टीम में शामिल होने के लिए कहा। इस बात से कैरल को बहुत चिढ़ हुई। जब वो स्नैक स्टैंड पर वापस आए तो कैरल ने कहा कि वो अकीनो को इतनी आसानी से अपनी मनमानी नहीं करने देगी, लेकिन शिजुरू ने उसे प्यार से समझाया कि वो आइनो के बिजनेस के चक्कर में अपनी छुट्टियां खराब न करे। फिर लड़कियों ने बताया कि उनके गिल्ड का मिशन साथ मिलकर टेस्टी खाना एंजॉय करना है, और इसीलिए स्टैंड के लिए एक नया मेनू सोचना एक ऐसी चीज थी जिससे उन्हें सच में बहुत खुशी मिलेगी। थोड़ी देर बाद वो कुछ सामान ढूंढने बीच पर गए और कई घंटों के बाद वो कुछ ताजा सामान इकट्ठा करने में कामयाब हो गए। अचानक उन्होंने इमरजेंसी बेल सुनी तो वो किनारे की तरफ भागे और वहां उन्होंने समंदर में एक क्रैकन देखा जो युकारी को उठाकर ले गया था। फौरन पेकरीन और कैरल ने मिलकर उसे पानी से बाहर खींच लिया और फिर शिजुरू ने एक जोरदार झटके के साथ बैटल खत्म कर दी।
जब उन्होंने मामला सुलझा लिया तो वो सोचने लगे कि उन्हें उस क्रैकन का क्या करना चाहिए, और कोकुरो ने सुझाव दिया कि वो उसे खाने में एक इंग्रेडिएंट की तरह इस्तेमाल करें। अगले दिन वो स्टैंड एक्साइटेड ग्राहकों की भीड़ से भरा हुआ था जो ग्रिल्ड क्रैकन का मीट चखने के लिए बेताब थे, जबकि शिजुरु और आइनो बीच पर आराम कर रही थीं और एक दूसरे की दुश्मन होने के बावजूद एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रही थीं। उसी समय कैरल ने अपने गिल्ड के मेंबर्स को इकट्ठा किया और उन पर पानी में सांस लेने वाला एक पोर्शन छिड़का, जिससे उन्हें बिना कोई खास कपड़े पहने तैरने की ताकत मिल गई और वो समंदर के अंदर मूंगे की चट्टानों को भी एक्सप्लोर कर पाए। जब वो पानी के अंदर थे तो कोकुरो को वो सब कुछ याद आया जो उसने गिल्ड ज्वाइन करने के बाद से एक्सपीरियंस किया था, और उसने इस सब का पूरा क्रेडिट अपने मास्टर हीरो को दिया, क्योंकि उसके बिना ये सब कुछ कभी नहीं हो पाता। कई दिनों बाद टीम गिल्ड हाउस लौट आई और वो सब साथ बैठकर नाश्ता करते हुए अपने ट्रिप के बारे में बात करने लगे। कैरल ने कहा कि इस सफर का सबसे अच्छा हिस्सा वो स्क्विड का मीट था, लेकिन वो जल्द ही कोई दूसरा नहीं पकड़ पाएंगे। उन्होंने इस बारे में भी बात की कि कैसे अब वो सच में बहुत से अलग अलग तरह के खाने छक रहे थे, जिसका मतलब था कि वो असल में अपने गिल्ड के लक्ष्य को पूरा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद पिकारिन बाजार चली गई, जबकि कोकुरो और हीरो मालिक को स्क्विड सैंडविच देने रेस्टोरेंट चले गए और कैरल घर की रखवाली के लिए वहीं रुक गई। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शिरू और कुरुमी मालिक का मूड ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो काफी उदास और परेशान लग रहा था। जैसे ही उन्होंने हीरो को देखा तो उन्होंने उसे बताया कि मालिक बिना रुके पुडिंग बनाए जा रहा था और कई दिनों से वो काफी उदास और परेशान लग रहा था। जैसे ही उन्होंने हीरो को देखा तो उन्होंने उसे बताया कि मालिक बिना रुके पुडिंग बनाए जा रहा था और कई दिनों से बिल्कुल भी नहीं सोया था। बिल्कुल उसी पल हीरो ने शैडोज के बीच किसी को चलते हुए देखा। फिर एक लड़की ने छिपने की जगह से बाहर आने का फैसला किया और कहा कि उसका नाम शोबू दे होली वन है। फिर उसने बताया कि उसने एक आदमी के बारे में एक अफवाह सुनी थी जो किसी भूत के साए में पुडिंग बना रहा था, इसीलिए वो देखने आई थी कि यह सच है या नहीं। लेकिन उसके बजाय उसे वहां कोई और ही मिल गया था। उसके बाद उसने अपने गिल्ड की साथी माको को बाहर आने के लिए कहा और बताया कि इसी ने उस आदमी को अपने कंट्रोल में किया हुआ था। फिर माको ने मान लिया कि उसे पुडिंग खाना बहुत पसंद है, लेकिन उस मालिक ने उसमें कीड़े डालना शुरू कर दिया था। इसलिए उसे रोकने के लिए माको को मजबूरन उसके शरीर पर कब्जा करना पड़ा और फिर उसे पुडिंग के पागलपन में डालकर सजा दी। शोबू ने माको से अपनी पावर्स का ऐसे गलत तरीके से इस्तेमाल न करने को कहा और फिर कोकुरो को बताया कि माको असल में एक भूत है। शोबू हैरान थी कि हीरो एक भूत को देख पाया, क्योंकि कोई और ऐसा नहीं कर सकता था, और इसलिए उसने हीरो से डीमन गिल्ड के घर चलने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद वो एक बहुत बड़े और डरावने महल में पहुंचे, लेकिन अकारी और योरी ने उन्हें घुसपैठिया समझकर उन पर अटैक कर दिया। शोबू ने उन्हें शांत रहने को कहा और फिर बताया कि वैम्पायर रानी को फिर से जिंदा करने के उसके सपने की चाबी हीरो हो सकता है। जैसे ही कोकुरो ने यह सुना, उसने हीरो से कहा कि उन दोनों को वहां से चले जाना चाहिए, लेकिन चमगादड़ों की एक दीवार ने उनके बाहर जाने का रास्ता रोक दिया। एक आवाज ने उन्हें पुकारा और वो एक ऐसे कमरे में पहुंच गए जहां उन्होंने क्रिस्टल के अंदर सील हुई एक गोथिक वैम्पायर मम्मी देखी। उसने खुद को इलिया गार्डियनाइटी बताया और समझाया कि यह क्रिस्टल उसकी असली ताकत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। उसने कहा कि उसने अपनी जादुई आंखों से हीरो की खूबियां देखी थीं और अपनी पूरी ताकत वापस पाने के लिए शायद उसे उसी की जरूरत थी। उसके बाद वो क्रिस्टल से बाहर आई और एक बहुत ही डरावनी आवाज में सबको उसके सामने घुटने टेकने का हुक्म दिया। लेकिन सालों बीत जाने की वजह से उसका शरीर काफी छोटा हो गया था और वो चारों पैरों पर रेंगने वाली एक छोटी बच्ची में बदल गई, जबकि वो अभी भी एक रानी की तरह बर्ताव करने की कोशिश कर रही थी। फिर शोबू ने बताया कि इलिया सभी डीमंस की रानी थी और प्राचीन काल में उसने सभी जातियों के खिलाफ बैटल में उनका नेतृत्व किया था। लेकिन एक बहुत ही मुश्किल जंग के बाद वो आखिर में शासकों से हार गई थी और उसे सील कर दिया गया था। डीमन गिल्ड ने वो सील तोड़ दी थी, लेकिन क्योंकि अब इलिया के पास कोई मैजिक नहीं था, उसका शरीर छोटा हो गया था। कोकुरो को डर लगने लगा कि वो हीरो को कोई नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन इलिया ने उन्हें तसल्ली दी कि वो सेफ हैं और उसे अपनी ताकत वापस पाने के लिए सिर्फ हीरो की मदद चाहिए। फिर उसने बड़े प्यार से अपना हाथ हीरो की छाती पर रखा और कहा कि वो सकुरा से भी कम काम का है, जिससे सब लोग चिढ़ गए।
अचानक इलिया का मैजिक खत्म हो गया और उसके चमगादड़ नौकरों ने उस पर अटैक करना शुरू कर दिया, जिससे हीरो को उसे अपनी बाहों में उठाकर उसके साथ भागना पड़ा। वो जितनी तेजी से भाग सकता था, भागा। जब वो भाग रहा था तो उन दोनों के शरीर चमकने लगे, और जब वो आखिरकार रुका तो उसने पाया कि इलिया वापस अपने गोथिक मम्मी वाले असली रूप में आ गई थी और उसने अपनी ताकत वापस पा ली थी। उसके बाद उसने उन नौकरों को खत्म कर दिया जिन्होंने उसकी बात नहीं मानी थी, और आसपास के हर डीमन ने उसकी ताकत को महसूस किया। जब गिल्ड उसकी वापसी का जश्न मना रहा था, इलिया ने कसम खाई कि वो पूरी दुनिया को जीत लेगी, लेकिन उसके इरादों पर तब पानी फिर गया जब उसका मैजिक फिर से खत्म हो गया। उस वक्त कोकुरो ने इस हंगामे के बीच एक बार फिर चुपके से खिसकने का फैसला किया, लेकिन माको ने हीरो को डांटते हुए कहा कि उसकी वजह से उसका पूरा प्लान बर्बाद हो गया है और अब वो उसे जिंदगी भर के लिए श्राप दे देगी। उसी समय कैरल घर पर बैठे बैठे बोर हो रही थी और बाकी लोगों के लौटने का इंतजार कर रही थी। अचानक उसने दरवाजे पर हीरो की आवाज सुनी तो उसने बड़ी एक्साइटमेंट से दरवाजा खोला, लेकिन जब उसने देखा कि वो तो अजनबियों के एक पूरे ग्रुप के साथ आया था तो वो हैरान रह गई। उन्हें अंदर बुलाने के बाद कैरल को पता चला कि हीरो ने मैको की पुडिंग खराब कर दी थी और इसलिए वो चाहती थी कि हीरो उसके लिए एक नई पुडिंग बनाए, नहीं तो वो उसे जिंदगी भर के लिए श्राप दे देती। इस बीच पेकरिन अभी भी शॉपिंग कर रही थी जब उसने दो आदमियों को एक थिएटर की बर्बादी के बारे में बात करते हुए सुना। अचानक उसने शिरू और कुरुमी को मालिक के साथ देखा और उन्होंने उसे बताया कि वो पहले एक भूत के कंट्रोल में था, लेकिन क्योंकि वो अब उसे उस भूत से आजाद कराने में कामयाब हो गए थे, इसीलिए वो अब उसके ठीक होने का जश्न मना रहे थे। उसी पल कुरुमी की मां वहां आई और उसके सिर पर मारते हुए बोली कि उसे अपने पिता की तरह दूसरों का फायदा उठाना बंद करना चाहिए और दुकान में मदद करनी चाहिए। उसने अपने बेटे की मदद करने के लिए पेकरिन को भी शुक्रिया कहा और वो दुआ करने लगी कि काश उसका बेटा भी पेकरिन के आधा भी काम का होता। पेकरिन को काफी अच्छा लगा और उसने कहा कि उसने अपने माता पिता से ही सब कुछ सीखा है, लेकिन उसकी बातों से उस औरत को ऐसा लगा कि पेकरिन के माता पिता शायद उसकी इस हालत से पूरी तरह खुश नहीं थे। अचानक सिर्फ पेकरिन को देखने के लिए दुकान में बहुत सारे ग्राहकों की भीड़ लग गई, इसलिए उसने थोड़ी और देर वहां रुककर काम में मदद करने का फैसला किया। घर वापस आकर कैरल पुडिंग बनाने की कोशिश करते हुए अपना दिमाग खोने की कगार पर थी और यही चाह रही थी कि पेकरिन जल्दी वापस आ जाए और ये काम संभाल ले। क्योंकि किसी और को बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता था, कोकुरो ने माको से पेकरिन के लौटने तक इंतजार करने को कहा, लेकिन माको ने कहा कि उसे उसी पल पुडिंग चाहिए। उसी रात कुरुमी के परिवार ने दुकान बंद करने के बाद उसकी मां ने पेकरिन को मदद के लिए शुक्रिया कहा और एहसान के तौर पर उसे बहुत सारी सब्जियां दी। जब पेकरिन घर लौटी तो उसने देखा कि माको ने उन सारी सब्जियों की पुडिंग बना ली थी और वो उसे बस खाने ही वाली थी। पेकरिन तुरंत हालात समझ गई और उसने माको से वादा किया कि अगर वो उसके दोस्तों को वापस नॉर्मल कर दे तो वो उसे उसकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन पुडिंग बनाकर खिलाएगी। वो ऑफर इतना ललचाने वाला था कि माको ने उसे एक मौका देने का फैसला किया और जैसी कि उम्मीद थी, पेकरिन ने अपना वादा पूरा किया। आखिर में माको ने भी मान लिया कि वो उसकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन पुडिंग थी और उसने सभी को उनके नॉर्मल रूप में वापस कर दिया। लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब पेकरिन ने बताया कि उसने टेस्ट बढ़ाने के लिए पुडिंग में कीड़े डाले थे। माको को इतना बड़ा झटका लगा कि वो वहीं बेहोश हो गई और शोबू को उसे उठाकर घर ले जाना पड़ा। कई दिनों बाद ग्रुप नाश्ते पर कैरल का इंतजार कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी गहरी नींद में थी। आखिर में पेकरिन का सब्र टूट गया और वो जोर जोर से उसका दरवाजा पीटने लगी, जबकि कैरल बिस्तर पर सोती रही। एक पल के लिए पेकरिन को लगा कि कैरल मर गई है, तो वो घबरा गई। उसने खिड़की तोड़ दी और अंदर घुस गई, लेकिन देखा कि कैरल एकदम ठीक थी। टेबल पर कैरल ने उसे पर्सनल स्पेस की रिस्पेक्ट करने की चेतावनी दी, लेकिन पेकरिन अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी और उसे लगा कि पर्सनल शब्द किसी मेनू की कोई डिश का नाम है। कोकारो द्वारा इसका मतलब समझाने के बाद पेकरिन ने वादा किया कि वो आगे से ध्यान रखेगी, लेकिन कैरल अभी भी चिढ़ी हुई थी क्योंकि पेकरिन ने उसका सबसे पसंदीदा स्टफ्ड टॉय तोड़ दिया था। कोकुरो ने एक बार फिर सिचुएशन संभालने की कोशिश की और कहा कि वो उसे ठीक कर देगी क्योंकि उसे सिलाई करना आता था। नाश्ते के बाद तीनों लड़कियां सिलाई का सामान खरीदने बाजार गईं,
जबकि कैरल घर की रखवाली के लिए वहीं रुकी रही। जब उन्हें कोई कपड़े की दुकान नहीं मिली तो हीरो ने सुझाव दिया कि उन्हें अलग अलग होकर ढूंढना चाहिए। लेकिन कोकूरो जानती थी कि अगर उसके दिमाग में मैप फिट भी कर दिए जाएं, तब भी वो रास्ता भटक जाएगा। फिर भी हीरो ने तसल्ली दी कि वो ठीक रहेगा और पास की कपड़े की दुकान ढूंढने लगा। कुछ ही देर में उसे एक दुकान मिल गई, लेकिन उसने देखा कि एक शैडो दुकान के मालिक को निगलने वाली थी, तो वो उसे बचाने के लिए अंदर भाग गया। हालांकि वो शैडो उससे काफी ताकतवर थी और हीरो ने अपनी मौत को करीब आते देखा। बिल्कुल उसी पल शिसूने नाम की एक लड़की बहुत ही ड्रामाई अंदाज में वहां आई और उसने उस शैडो के 2 टुकड़े कर दिए। उसे खत्म करने के बाद वो भागकर हीरो के पास आई, उसे छोटा भाई कहा और उस पर सवालों की बारिश करने लगी। फिर उसे याद आया कि उसकी याददाश्त जा चुकी है और उसने हीरो से चिंता न करने को कहा, क्योंकि वो उसकी रक्षा करेगी। ठीक उसी पल एक लाल बालों वाली लड़की वहां आ धमकी और शिसूने पर चिल्लाने लगी कि उसने खुद को खतरे में क्यों डाला, क्योंकि उन दोनों को बस दूर से नजर रखनी थी। फिर वो शिसूने को वहां से घसीट कर ले गई और हीरो से कहा कि उसे ऐसा नाटक करना है जैसे उसने कुछ भी नहीं देखा हो। एक अंधेरी गली में वो लड़की शिकायत करती रही और शिसूने से बोली कि वो भी हीरो से बात करना चाहती थी, लेकिन उन्हें ऑर्डर्स मानने होंगे। अचानक उसका इरादा बदल गया और उसने खुद हीरो के पास जाने का फैसला कर लिया, तक कि शिसूने ने उसे होश में लाने के लिए उसके सिर पर मारा नहीं। दूसरी तरफ कोकूरो ने एक गुलाबी तितली देखी और उसका पीछा किया, लेकिन एक अंधेरी गली में वो उसकी नजरों से ओझल हो गई। उसी समय घर की सफाई खत्म करने के बाद कैरल टहलने के लिए बाहर गई, ये सोचते हुए कि क्या कोकूरो सच में उसका स्टफ्ड टॉय ठीक कर पाएगी। अचानक उसने एक खूबसूरत सफेद गुलाब देखा और रानी को खुश करने के लिए उसे उन्हें चढ़ाने का फैसला किया। दूसरी जगह पूरे शहर में कई शैडोज दिखने लगे थे और शिसूने ने यह खबर अपनी गिल्ड टीचर बरिस्टा को दी। उसके बाद हीरो एक बार फिर बाकी लोगों से मिला और हालांकि उन्हें अभी भी कपड़े की कोई दुकान नहीं मिली थी, उन्होंने अपनी तलाश जारी रखने का फैसला किया। उसी समय कैरल रानी के महल में पहुंची, जहां रानी शैडोज बनाने में बिजी थी और उसने चेहरे पर लोहे का मास्क पहने एक ज्यादा ताकतवर शैडो बनाया। फिर उसने उस मास्क वाले शैडो को जाकर अपना शिकार लाने का हुक्म दिया और जब वो कैरल के पास से गुजरा तो उसके हाथ में जो गुलाब था वो मुरझा गया। फिर रानी ने उससे वो कूड़ा तुरंत फेंकने को कहा और कैरल ने उसकी बात मान ली, हालांकि उसे काफी बुरा लगा। इस बीच हीरो और कोकूरो ने थोड़ा नाश्ता करने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लिया था, लेकिन जब हीरो के कपड़ों पर केचप लग गया तो कोकूरो उसके लिए एक गीला तौलिया लेने गई। वहां उसका सामना उसी लाल बालों वाली लड़की से हुआ जिसने उससे जवाब मांगा कि वो हीरो के इतने करीब क्यों है। कोकूरो ने शांति से बताया कि वो शासक एड के हुक्म पर हीरो की सेवा करती है। उसी पल शिसूने वहां आ गई और उसने उस लड़की को होश में लाने के लिए उसके सिर पर मारा और फिर इस हंगामे के लिए कोकूरो से माफी मांगी। उसने बताया कि उनका भाई हीरो उन दोनों को बहुत प्यारा था और इसीलिए वो उसे लेकर इतने प्रोटेक्टिव थे। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने पाया कि हीरो अब बेंच पर नहीं बैठा था और तुरंत सोचने लगे कि क्या शैडोज ने उसका किडनैप कर लिया है। तो शिसूने ने सुझाव दिया कि उन्हें उसे ढूंढने के लिए अलग अलग हो जाना चाहिए और कोकूरो पेकराइन के पास ये बताने गई कि क्या हुआ था। बिल्कुल उसी पल उन्होंने 2 आदमियों को हीरो की किडनैपिंग के बारे में बात करते सुना, तो उन्होंने उनसे और जानकारी मांगी। वो दोनों आदमी उन्हें एक अंधेरे और डरावने महल में ले गए, लेकिन जब वो अंदर गए तो उन्हें पता चला कि वो आदमी असल में शिरू के बारे में बात कर रहे थे। उसी पल उस गैंग का लीडर बहुत ही डरावने रूप में बाहर आया और ऐलान किया कि जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसे मिटा देगा। लेकिन पता चला कि ये आदमी वही थोड़ा मोटा सा इंसान था जो कुछ हफ्ते पहले पेकारिन की काम करने की जगह पर आया था और इसी वजह से उसने शिरू को जाने दिया। उसके बाद 4 लड़कियां इकट्ठा हुईं और पेकरिन ने सुझाव दिया कि उन्हें हीरो को ढूंढने के लिए एडवेंचरर्स गिल्ड में एक नोटिस लगाना चाहिए। जब वो वहां गए तो उन्होंने कैरन को बताया कि हीरो गायब हो गया है, लेकिन उन्हें पता चला कि वो असल में एक क्वेस्ट की वजह से थोड़ी देर पहले ही वहां आया था। बिल्कुल उसी वक्त हीरो अपने हाथ में एक रेनबो रेशम का कीड़ा रेनबो सिल्कवर्म लेकर लौट आया और उसने बताया कि वो कपड़े ढूंढने के एक क्वेस्ट पर गया था। पता चला कि जब वो बेंच पर इंतजार कर रहा था तो उसकी नजर भीड़ में एरो पर पड़ गई थी, क्योंकि वो अस्पताल में उसके पीछे पड़ी थी।
इसलिए वो तुरंत छिप गया। उसके बाद उसने रेनबो सिल्क वर्म का एक क्वेस्ट नोटिस देखा और उसे एक्सेप्ट करने का फैसला किया। उस क्वेस्ट को करते वक्त वो लगभग कीड़ों का खाना बन ही गया था। फिर भी उसने अकेले ही उस क्वेस्ट को पूरा कर लिया क्योंकि वो कैरल के स्टफ्ड टॉय को रिपेयर करना चाहता था। शिसुने और लाल बालों वाली लड़की दूर से उसे देख रही थीं और उन्होंने नोटिस किया कि अपनी याददाश्त के बिना भी हीरो अभी भी दूसरों के लिए उतना ही दयालु और फिक्रमंद था जितना वो हमेशा से था। उस रात जब कैरल घर जा रही थी तो उसे डर था कि कहीं वो नया शैडो हद से ज्यादा ताकतवर ना हो, और वो बार बार यही सोच रही थी कि क्या उसे एक डबल एजेंट का नाटक जारी रखना चाहिए या बस हार मान लेनी चाहिए। और जब उसने घर खाली देखा तो उसकी चिढ़ और भी बढ़ गई। लेकिन जैसे ही उसने अपने दोस्तों को उसका खिलौना ठीक करके वापस लाते हुए देखा, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। एक दिन पेकराइन ने सपना देखा कि उसके माता पिता उसे पहचान नहीं पाए और वो रो रही है। उठ ठीक करके वापस लाते हुए देखा, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। एक दिन पेकराइन ने सपना देखा कि उसके माता पिता उसे पहचान नहीं पाए और वो रो रही है। उठने के बाद उसने हमेशा की तरह अपने पूरे जोश के साथ सबके लिए नाश्ता बनाया, लेकिन कैरल शिकायत करने लगी क्योंकि वो ब्रेड के अंदर अंडा डालना भूल गई थी। असल में पेकराइन ने बताया कि उसे बाजार में सारा सामान नहीं मिल पाया क्योंकि एक ड्रैगन ने शहर में आने वाले पुल पर अपना घोंसला बना लिया था। गांव वालों ने राजमहल से मदद मांगी थी, लेकिन किसी वजह से कोई जवाब नहीं आया था। पेकराइन ने बाकी लोगों को बताया कि वो एडवेंचरर्स गिल्ड गई थी और उसने खुद ही वो क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया था। हालांकि कैरल ने नोटिस किया कि उस क्वेस्ट का रैंक उससे कहीं ज्यादा था जिसके वो आदी थे। उसके बाद कैरल ने पेकराइन के कवच के कंधों का इस्तेमाल करके खुद का अच्छे से डिफेंस किया और ड्रैगन को गालियां देते हुए उसे पुल से दूर भगा दिया। उसी समय हीरो और बाकी लोगों ने जंगल में रस्सी का एक जाल बिछाया था और जब कैरल उसके ऊपर से कूदी तो ड्रैगन लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसके बाद पेकराइन ने अपने वेपन का इस्तेमाल किया और ड्रैगन को हरा दिया। फिर उसने मदद के लिए सबको थैंक यू बोलते हुए कसकर गले लगा लिया। उनके जाने बिना वो मास्क वाला शैडो पूरे समय उनके करीब ही था। पेकराइन ने अपने वेपन का इस्तेमाल किया और ड्रैगन को हरा दिया। फिर उसने मदद के लिए सबको थैंक यू बोलते हुए कसकर गले लगा लिया। उनके जाने बिना वो मास्क वाला शैडो पूरे समय उनके करीब ही था और वो एक मासूम व्यापारी की आत्मा चुरा रहा था। फिर वो गिल्ड लौट आए जहां कैरन ने कंफर्म किया कि क्वेस्ट पूरा हो गया है और उनसे रिपोर्ट लिखने को कहा। उनमें से हीरो ने खुद वो रिपोर्ट लिखने की जिम्मेदारी ली। एडवेंचरर्स गिल्ड से बाहर निकलने के बाद उन्हें पता चला कि ड्रैगन के मरने की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी और लोग पेकराइन की रोजी रोटी बचाने के लिए उसका शुक्रिया करने के लिए जमा हो गए थे। उसके बाद पेकराइन ने मिठाई खाने का सुझाव दिया और वो उन्हें उस जगह ले गई जहां हीरो और कोकुरो अपने पहले दिन गए थे। वहां पता चला कि वो जगह लैबिरिंथ गिल्ड की थी और वो सब हीरो को लड़कियों के एक ग्रुप के साथ देखकर हैरान रह गए। शोबू उसे फिर से देखकर बहुत ज्यादा खुश थी, इतनी खुश कि उसने उन्हें फ्री में क्रेप्स दिए और कहा कि वो जितना चाहे उतना खा सकते हैं, बिना ये जाने कि पेकराइन की भूख कितनी खतरनाक थी और वो उनका पूरा स्टॉक खत्म कर देगी और फिर भी उसमें और खाने की जगह होगी। उसी रात बरिस्टा पास के एक गांव में गई और उसने देखा कि वहां के सभी लोगों को शैडोज ने पूरी तरह से मिटा दिया था। उसी रात को हीरो सपने में अपनी कुछ यादें वापस पाने लगा और उसने खुद को मरते हुए देखा तो वो चीख पड़ा। किस्मत से एड ने उसे उस सपने से बाहर निकाल लिया और उसे चेतावनी दी कि उसने जो देखा था वो शायद वो अतीत था जिसे वो एक से ज्यादा बार जी चुका था और वो ऐसा भविष्य भी हो सकता था जो अभी आना बाकी था। फिर उसने उसे ये भी बताया कि जल्द ही एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है, जिसके बाद उसने उसे असली दुनिया में वापस भेज दिया। हीरो पसीने में भीगा हुआ उठा और लड़कियों से कहा कि उसे सोर्ड चलाना सीखना होगा, तो पेकराइन ने उसे ट्रेनिंग देने का ऑफर दिया। उसके बाद जब वो अपने मूव्स की प्रैक्टिस कर रहा था तो कोकुरो उसे बड़े फक्र से देख रही थी, ये सोचते हुए कि हीरो की सारी मेहनत जल्द ही रंग लाएगी। थोड़ी देर बाद जब वो सब लंच के लिए इकट्ठा हुए तो कोकुरो ने बताया कि कैरल शायद उनके साथ नहीं आएगी क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम निपटाने थे। जब वो उसका इंतजार कर रहे थे तो पेकराइन ने दो आदमियों को यह बात करते हुए सुना कि उन्होंने खुद प्रिंसेस यूस्टियाना को देखा है और तुरंत उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। जैसे जैसे वो दोनों आदमी उसकी बेमिसाल खूबसूरती के बारे में बताते जा रहे थे,
कोकूरो भी दुआ करने लगी कि काश वो भी एक दिन उसे देख पाती, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधा किसी फैंटेसी नॉवेल से बाहर आई हो। बाहर कैरल आवारा बिल्लियों को खाना खिला रही थी जब वो कुरुमी और शिरू से मिली और उन्होंने उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बुलाया। इससे पहले कि वो उन्हें वहां से जाने को कहती, वो बहुत बड़ा शैडो, जो अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था, अचानक उसके बगल में आ गया। शहर में अफरा तफरी मच गई और बाहर पेकराइन कुछ लड़कों से मिली जिन्होंने उसे बताया कि कैरल खतरे में हो सकती है। असल में कैरल दूर से उस विशाल शैडो को देख रही थी जब वो शहर के लोगों को निगलने वाला था, क्योंकि उसके ऑर्डर्स सिर्फ नजर रखने के थे। उसी वक्त पेकरिन वहां आ गई और उसने सबसे पीछे हटने को कहा ताकि वो पूरी ताकत से उस मॉन्स्टर का सामना कर सके। पेकरिन को देखकर कैरल छिपने की जगह से बाहर आई, लेकिन जब उन्होंने उससे मदद मांगी तो वो पल भर के लिए झिझक गई। उसकी इस झिझक की वजह से शैडो लगभग उसे पूरी तरह निगल ही चुका था, लेकिन बिल्कुल आखिरी पल में पेकरिन ने उसकी जान बचा ली। और हालांकि पेकरिन ने अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक किया, लेकिन शैडो और भी ताकतवर हो गया और उसने एक बड़ा धमाका किया जिससे कैरल जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि पीकरिन ने अपनी जान पर खेलकर उसे पत्थरों के नीचे कुचलने से बचा लिया था। क्योंकि पीकरिन की पीठ खुली थी, इसलिए शैडो ने बिना रुके उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। फिर भी उसने एक असली हीरोइन की तरह वो सब सहा और कैरल को बचाती रही, जिसका पैर मलबे के नीचे फंसा हुआ था। और जब शैडो ने एक बड़ा अटैक करने की तैयारी की तो पेकरिन ने कैरल को अपना एक शोल्डर आर्मर दे दिया ताकि उसका डिफेंस बढ़ सके, और फिर उस अटैक को सीधे अपने ऊपर लेने के लिए आगे बढ़ गई। एक भयंकर धमाके के बाद शैडो के चेहरे पर एक दरार आ गई और पेकरिन बुरी तरह थक कर गिर पड़ी। जहां तक कैरल की बात थी, जैसे ही उसने खुद को आजाद किया, वो भागकर अपनी दोस्त का हाल देखने गई। और जब पेकरिन ने अपनी आंखें खोलीं, तो कैरल उस पर एक बेवकूफ की तरह चिल्लाने लगी कि उसने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे जब उसे याद आया कि कुछ ही देर पहले वो उसे मरने के लिए छोड़ने वाली थी। और फिर भी पेकरिन ने खुद की परवाह किए बिना उसे बचाया था। कोकूरो भागकर पेकरिन की देखभाल करने आई, जबकि हीरो उस मॉन्स्टर का अकेले सामना करने की तैयारी करने लगा। जैसे ही उसकी एनर्जी बढ़ी, उसकी यादें वापस आने लगीं और अचानक उसका अपनी पावर्स से कंट्रोल टूट गया। लेकिन तभी वहां एक बहुत बड़ी दीवार आ गई और उसने उसे मॉन्स्टर से अलग कर दिया और उसने खुद को मलबे और धुएं के बीच खड़ा पाया। जब वो अपने दोस्तों को ढूंढ रहा था तो बरिस्टा वहां आई और उसने कहा कि वो चिंता न करे क्योंकि उसके सभी दोस्त सुरक्षित हैं। उसी समय कोकूरो महल के अंदर थी और वहां उसने राजा रानी के साथ पेकरिन की एक तस्वीर देखी। थोड़ी देर बाद पेकरिन उस हॉल में आई और उसने बताया कि वो एक नए महल के अंदर हैं, लेकिन किसी अजीब वजह से वो वहां अकेले थे। तो कोकूरो ने उससे दीवार पर टंगी उस तस्वीर के बारे में पूछा और पेकरिन ने जवाब दिया कि उसकी असली पहचान युस्टियाना वो नस्त्रा है, जो अंसल की राजकुमारी है। उसके बाद उसने बताया कि उसके माता पिता ने उसे एंसोल के लोगों के बीच रहने और उन्हें समझने के मिशन पर भेजा था ताकि वो देश पर राज करने के लायक बन सके। उसकी मां ने उसे वो ताज भी दिया था जो वो आज भी पहनती है और बताया था कि ये उसे हर खतरे से बचाएगा, लेकिन बदले में इससे उसे बहुत तेज भूख लगेगी। पेकरेन ने वो तोहफा कबूल किया था और अपना मिशन पूरा करने के लिए पूरे महाद्वीप का सफर करते हुए अपनी जर्नी जारी रखी थी। लेकिन जब वो वापस घर लौटी तो मेन गेट पर मौजूद गार्ड्स ने उसे अंदर नहीं जाने दिया, इसलिए उसे खुद ही महल तक पहुंचने का रास्ता बनाना पड़ा। महल के अंदर वो अपनी मां की मेड से मिली, लेकिन वो भी उसे नहीं पहचान पाई। युस्टियाना महल के कमरों में भटकती रही, किसी ऐसे इंसान की तलाश में जो उसे जानता हो, जब तक कि वो आखिरकार सिंहासन वाले कमरे तक नहीं पहुंच गई जहां उसके माता पिता बैठे थे। उसने उन्हें बताया कि वो अपने सफर से लौट आई है, लेकिन उसके अपने माता पिता भी नहीं जानते थे कि वो कौन है। उसी पल एक सफेद बालों वाली डीमन कमरे में आई और उसने दावा किया कि वो युस्टियाना है। तब पेकरिन को एहसास हुआ कि ये औरत ही किसी न किसी तरह वो महारानी है जो पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रही थी। और उसके सामने कोई और रास्ता न होने पर पेकरिन ने महल छोड़ दिया और अपने अतीत को पीछे छोड़ने का फैसला किया और बिना किसी साफ मंजिल के एक नए सफर की शुरुआत की। इसी दौरान उसकी मुलाकात हीरो और बाकी लोगों से हुई और उसकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गई।
उन्होंने अलग अलग क्वेस्ट्स लेना और साथ में कई तरह का खाना एंजॉय करना शुरू कर दिया।